हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिफेंसिव मैकेनिज़्म। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, थोड़ा सा हमने उसमें इंट्रोडक्शंस देखे थे और मेनली यही चीज़ की डिफेंसिव मैकेनिज़्म एक ह्यूमन बॉडी में किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो उसमें हमने देखा कि मेनली डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो होता है वो उनके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज़्म और स्पेसिफिक मैकेनिज़्म। ठीक है ना। नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज़्म में हमने देखा था इट्स ए जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक, मतलब एक ये क्या है, इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑलमोस्ट हर किसी इन्फेक्शन के लिए एक जैसा होता है। और इसमें मेनली जो हम देखते हैं तो जो बैरियर्स होते हैं वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ द वो हमारे स्किन है एक, और दूसरी है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। जब हम स्पेसिफिक डिफेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या देखा था कि इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरलाइज नहीं बल्कि स्पेसिफिक होता है। और जो रिस्पॉन्स होता है वो थ्रू के किसके होते हैं, थ्रू एंटीबॉडीज़। ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होता है विद इन द बॉडी। तो डिफेंसिव मैकेनिज़्म में अगर हम लेयर ऑफ डिफेंस जो हमने पिछली बार भी देखा था कि उसमें सबसे पहले तो बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज़्म में सबसे पहले आता है सरफेस बैरियर, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे स्किन होती है और म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स या जिसको हम इन्नेट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो इन्नेट या एडेप्टिव रिस्पॉन्स ये हुआ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से लेक्चर में हम इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना। तो इन्नेट तो नॉन स्पेसिफिक में आपकी इन्नेट रिस्पॉन्स भी आए। ठीक, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है जो हमने स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो हमने देखा है। ठीक है ना। तो उसमें क्या आता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, मेनली रोल किसका रहता है इसमें, जो मेमोरी फॉर्म होता है। ठीक है ना। जो किसी भी एंटीजन के ख़िलाफ़ अगर बॉडी में जब कोई एंटीजन एंटर करे तो उसके लिए एक मेमोरी सेल भी होता है जो उस चीज़ को क्या रखता है, उस एंटीजन को या उस पैथोजन को जो बॉडी में एंटर करते हैं उसके ख़िलाफ़ क्या है कि मेमोरी एक प्रोग्राम, एक मेमोरी प्रोग्राम बना के रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से बॉडी में एंटर करे तो उसके ख़िलाफ़ जल्दी और रैपिड और फुल फ्लेज्ड एक रिस्पॉन्स हो। ठीक है ना। सो तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में हमने क्या देखा, एक देखा एक्सटर्नल डिफेंस, दूसरा क्या देखा था, इंटरनल डिफेंस। ये मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ जो मैंने पिछले क्लास में देखा था। तो एक्सटर्नल डिफेंस वो क्या था, दैट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है ना। जिसमें क्या आता है, हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। ठीक है ना। जो क्या फॉर्म करती है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये तो एक फिज़िकल बैरियर भी फॉर्म करता है पहले, और दूसरा केमिकल बैरियर भी फॉर्म करता है। अगर फिज़िकल बैरियर की हम बात करें तो उसमें क्या आता है, उसमें हमारी जो स्किन और मेनली द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये एज ए बैरियर हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है, ताकि कोई भी पैथोजन हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना करे। ठीक, नाउ केमिकल बैरियर की अगर बात करते हैं तो स्किन पे ही क्या होता है, हमारी जो ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक, जो स्वेट ग्लैंड होता है वो क्या करते हैं, ठीक, वो हमारी जो पीएच, बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन रखता है। ऑयल ग्लैंड जो है, जिससे क्या होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। ठीक, और जैसे अगर हम ऑयल ग्लैंड की बात करें तो वो क्या करती है, वो ऑयल सिक्रेट करती है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करती है। नो, तो इसी तरह केमिकल बैरियर्स हमारे, अगर हम बकल कैविटी की बात करें, ठीक है ना, माउथ की बात करें तो वहाँ पे सैलिवा प्रेजेंट होता है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो विच विल एक्ट एज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो एंजाइम्स होते हैं मेनली, जो लाइसोसोम होता है। ठीक है ना,
तो ये क्या करेंगे, ये हमारी कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में थ्रू बक्कल कैविटी अगर एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक्ट एज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। फिर उसके बाद स्टोमक में हमने देखा था, स्टोमक में हमने क्या देखा, स्टोमक में हमने देखा केमिकल बैरियर के लिए जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स होता है, ठीक है ना, विद इन द स्टोमक वो क्या HCl प्रोड्यूस करती है जो pH को एसिडिक रखता है। और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के अंडर हो, ठीक है ना, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंडर हो तो वो उसको क्या करती है, वो उसको किल कर देती है। तो इसी तरह हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स जैसे जो हाईली ससेप्टेबल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं, वहाँ पे भी एक एसिडिक pH मेंटेन करके रखता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर वहाँ पे एंटर करे, कोई पैरासाइट एंटर करे तो उसे क्या करती है, किल कर दी है और बॉडी के अंदर एंटर होने नहीं देता, ठीक है ना। तो ये हुआ एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक, या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक। नाउ इंटरनल डिफेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इंटरनल डिफेंस में अगर हम बात करें, ये क्या है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे बॉडी के। अब जब कोई भी पैथोजन हमारे स्किन से एंटर करके कहाँ जाएगी, जब ब्लड में एंटर करेगी, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। मींस ये इंटरनल डिफेंस जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में या इंटरनल डिफेंस में कौन कौन से सेल्स आते हैं, ठीक है ना, तो इट इंक्लूड्स WBC, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या NK सेल्स दैट इज नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लेमेशन और फीवर, ये ठीक है ना, ये फीवर या इन्फ्लेमेशन ये भी क्या है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के, ठीक है ना। और साइटोकाइंस जैसे उसमें इंटरफेरोन्स वगैरह आता है, ये क्या है, दिस आर इंक्लूडेड इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी इंटरनल डिफेंस में ये चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो WBC की रहते हैं वो आज हम देखते हैं क्या क्या उसमें होता है, ठीक। नाउ इंटरनल डिफेंस की अगर हम बात करें, ठीक, ये क्या करेगी, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में एंटर करेगी उसको स्प्रेड होने नहीं देगी, ठीक। तो एक्टिवेटेड पैथोजेंस, जब ये इंटरनल डिफेंस कब एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, अगर हम एक्टिवेशन की बात करें तो वो जो पैथोजेंस जब ब्लड में या हमारे टिश्यूज़ में एंटर करेंगे उस टाइम पे ये इंटरनल डिफेंस या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, मेनली ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड इन्वॉल्व्स एंड अदर इम्यून कंपोनेंट सेल्स, ठीक है ना। तो अगर हम इंटरनल डिफेंस की बात करें, इसमें इम्यूनिटी किस तरह की होती है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन्स ह्यूमरल मीन्स वहाँ पे क्या होती है, एंटीबॉडीज़ की क्या होती है, एंटीबॉडीज़ की वहाँ पे रोल होती है, ठीक है ना। ह्यूमरल मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटीबॉडी। तो इसमें इंटरनल डिफेंस में एक तो इम्यूनिटी जो होती है वो ह्यूमरल होती है, जो क्या इंक्लूड करती है, जो विच इन्वॉल्व्स एंटीबॉडीज़ एंड अदर इम्यून कंपोनेंट सेल्स, और उसके बगैर कुछ इम्यून कंपोनेंट सेल्स जो सेल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमने अभी देखा जो बाकी सेल्स हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा मैक्रोफेज इनके सेल्स या साइटोकाइंस वगैरह, बाकी ये सेल्स भी इसमें इंटरनल डिफेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। नाउ जब पैथोजन एंटर करेगी ब्लड में या टिश्यूज़ में, ठीक है ना, जैसे ब्लड में एंटर किया तो वो ये जो इंटरनल डिफेंस में ये किस तरह से फाइट करेगी, ठीक है ना, ये पैथोजेंस को कैसे, सबसे पहले अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करती है ना, तो ब्लड में जब वो एंटर किया तो वो सबसे पहले किसके साथ एंटर करेंगे, एंटीबॉडीज़ के साथ जो ब्लड में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहेंगे, वो सॉल्युबल एंटीबॉडीज़ है, ठीक है ना। तो कोई भी पैथोजन होगा वो सबसे पहले ब्लड में सॉल्युबल बॉडीज़ है उसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे और वो उनको रिकग्नाइज़ करेंगी, फिर उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करके बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। अब सेकेंडली जो एंटीबॉडीज़ अगर हम देखते हैं ब्लड में ही नहीं बल्कि हमारे सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उनके सरफेस भी कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक। तो वो एंटीबॉडीज़ भी क्या करेगी, जो पैथोजेंस या एंटीजेंस ब्लड में एंटर करेगी तो
वो ये जो एंटीबॉडीज़ जो सेल के कहाँ पे सरफेस पे है वो भी क्या करेंगे, इन पैथोजेंस के साथ में फाइट करेगी। तो एंटीबॉडीज़ जो एंटीजेंस के साथ फाइट करेगी वो दो किस्म के, एक सॉल्युबल फॉर्म में जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, और दूसरा कहाँ पे होता है, सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट की। नाउ जो इंटरनल डिफेंस, ठीक है ना, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब एंटीजेंस एंटर किया बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ब्लड में एंटर किया, टिश्यूज़ में एंटर किया, ठीक, तो जब उनको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, जब हम उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, तो उनको प्रेजेंट किया जाता है सेल सरफेस पे, ठीक। कोई भी एंटीजन जैसे हमारे ब्लड में एंटर किया, ठीक, एंटर करने के बाद वो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो किसी केस में क्या हो जाता है, ये एंटीजेंस जो हमारे सेल्स ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है ना, उसको इंगल्फ करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे, अपने सरफेस पे, ठीक है ना, अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक। प्रेजेंट करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करवाते हैं किससे, जो हमारे टी सेल्स है, ठीक है ना, जो टी सेल्स है जिसमें CD4 और CD8 सेल्स, ठीक है ना, वो उनको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो ये हुआ ये दीज आर द सेल्स, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है ना, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बताएं तो क्या होता है, जो जब एंटीजन एंटर किया, ठीक, ब्लड में, एंटीजन्स ब्लड में एंटर करने के बाद कुछ सेल्स होता है, उसको इंटरनाइज करने के बाद उसको अपने सरफेस पे उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको उसकी जो प्रोसेस्ड पार्ट है किसका, एंटीजन का, अब हाँ उस सेल के सरफेस पे उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो बाकी सेल्स हो, जैसे टी सेल्स हो, वो उस प्रोसेस्ड एंटीजन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और APCs। नाउ जब टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स, किसके सरफेस पे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे, जैसे सच एज बी सेल्स पे या मैक्रोफेज या डेंड्रेटिक सेल्स, दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है ना। मैक्रोफेज या डेंड्रेटिक सेल्स ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये एंटीजन को इंटरनलाइज करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसकी एंटीजन की जो प्रोसेस्ड पार्ट है उसको क्या करते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो बाकी सेल है जैसे टी सेल्स है वो उस प्रोसेस्ड पार्ट, जो एंटीजन का प्रोसेस्ड पार्ट है, उसको आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक। जो APC से इस मैकेनिज़्म को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो ये इसमें जो मैकेनिज़्म है, ठीक है ना, ये मैं आपको राइटिंग पोर्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें, ठीक है ना। मैं आपको राइटिंग फॉर्म में एक लेक्चर्स देता हूँ जिसमें मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ें याद रखें, ये एक आप लोगों को एक इंट्रो के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉरेन एंटीजेंस कहाँ पे एंटर करते हैं, जब कहाँ एंटर करते हैं, ब्लड और टिश्यूज़ में, ठीक है ना। तो इनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और एलिमिनेट कौन करते हैं, ठीक है ना। इनको रिकॉग्नाइज, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करके एलिमिनेट करते हैं, और इनके साथ में जो सेल्स एसोसिएटेड होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करके या न्यूट्रलाइज कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। सो ये जो ब्लड सेल्स हैं, दस द ब्लड सेल्स एंड द साइटोकाइंस एक्ट एज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना, जिसमें WBCs, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स और जो साइटोकाइंस वगैरह जो इन्वॉल्व होते हैं, ये क्या एक्ट करते हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या इंटरनल डिफेंस एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। नाउ इंटरनल डिफेंस में क्या क्या आ जाते हैं जो प्रोटेक्शन में रोल करते हैं। तो इसमें क्या आता है, WBCs आते हैं, ठीक, मैक्रोफेज आते हैं, इंटरफेरोन्स आते हैं, फीवर आते हैं, ठीक है ना, हाँ, और NK सेल्स आते हैं, ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल। जो फीवर आता है वो भी क्या है, एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म ही है, ठीक है ना। जब हमारे बॉडी में फीवर होता है उस टाइम पे भी क्या है, एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जो
जिससे क्या हो जाता है, अगर बॉडी की टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो किसी पार्ट में, तो उससे क्या हो जाता है, जो एंटीजन या जो पैथोजन एंटर किया हो तो उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से वो मर भी जाता है, और इसी तरह हमें एक डिफेंसिव प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ठीक, नाउ सबसे पहले देखते हैं इसमें हम WBCs। जो WBCs क्या है, जो हमारी ब्लड सेल का एक और टाइप है। जैसे ब्लड सेल को अगर हम बात करते हैं तो इसमें RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स, एंड तीसरा प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है ना, तो प्लाज्मा आता है और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है ना, तो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स है, तो हमारे ब्लड में ये वो सेल्स है जिसकी क्या काम होता है, जिसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, या डिफेंसिव मैकेनिज्म में इसका रोल होता है। ठीक, सो WBCs की अगर हम टाइप्स देखें, ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, उनके कितने हैं, 2 टाइप्स। अगर प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल है कि नहीं है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में, अगर उसके बेसिस, ग्रेन्यूल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं, इसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज़ द ग्रेन्युलोसाइट्स, दैट इज़ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होता है, और सेकंड इज़ एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है ना, एग्रेन्युलोसाइट्स मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, और ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है ना, नाउ अगर हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं, इसके क्या है, 3 टाइप्स है, फर्दर 3 टाइप्स है, दैट इज फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल, सेकंड इज यूसिनोफिल, एंड थर्ड इज बेसोफिल। ठीक है ना, तो ये भी क्लासिफाइड है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाइज और स्टेनिंग के बेसिस पे ये क्लासीफाई किए हैं। जो न्यूट्रोफिल है ये स्टेन हो जाएगा बिल्कुल दोनों एसिडिक और बेसिक डाई से, और ईओसिनोफिल है वो सिर्फ किससे होगा, एसिडिक डाई से स्टेन होगा, और बेसोफिल है वो बेसिक डाई से स्टेन होगा। आप जो एग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है ना, तो उसमें क्या आता है हमारे, एक तो मोनोसाइट आता है, दूसरा लिम्फोसाइट आते हैं। ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स में ही क्या आता है हमारे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है ना, नाउ दीज आर द सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म में, जिसमें न्यूट्रोफिल्स है, मास्ट सेल्स है, बेसोफिल हैं, डेंड्राइटिक सेल्स है, यूसिनोफिल है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेज हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक है ना, ये आप डायग्राम यहाँ से देख लें तो आप इन सेल्स को आइडेंटिफाई इजीली कर सकोगे। तो इसमें अगर हम एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है ना, टाइप्स में हमने देखा सबसे पहले, अब एग्रेनुलोसाइट्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है ना, वो सेल जिसमें क्या होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, न्यूट्रोफिल, फिर इओसिनोफिल, फिर बेसोफिल। ठीक है ना, तो न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करते हैं, दीज आर द ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है ना, इसमें दीज आर द ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं, दीज आर द मोर एबंडेंट इम्यून सेल्स। सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि मोस्ट एबंडेंट इम्यून सेल्स जो हमारे बॉडी में है वो क्या है, यही न्यूट्रोफिल्स है। 60 to 70% ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और फेगोसाइट्स दैट, ये क्या होते हैं, ये फेगोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइट्स दैट किल एंड ईट द पैथोजेंस। फेगोसाइटोसिस मीन्स क्या हुआ, फेगो मीन्स क्या हुआ, फेगो मीन्स ईटिंग, और साइट मीन हो गया सेल, मीन्स फेगोसाइट वो सेल है जो क्या सेल को ईट करते हैं। ठीक है ना, तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर किया होता है उनको पहले किल कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको एनगल्फ करते हैं या ईट कर जाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दियर ग्रेन्यूल्स। उसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में, किसमें, विद इन द ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जो येलो कलर का जो है वो क्या है, दीज आर द ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो न्यूट्रोफिल्स अगर इनकी बात करें, दे आर फाउंड इन द ब्लड, और हाईली मोबाइल होता है। ठीक है ना, हाईली मोबाइल मीन्स उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक, और इनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एंटर कर जाते हैं उन टिश्यूज़ में जहाँ पे दूसरे सेल्स नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है ना, एंटर द पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज़ वेयर अदर सेल्स कैन नॉट
रीच, ठीक है ना, मतलब उन टिश्यूज़ में भी पहुंच जाते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम जगह पे हों, ठीक है ना, जहाँ पे बाकी सेल्स नहीं पहुंच पाते हैं। और यूजुअली ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सेल है टू रिस्पॉन्ड टू एनी इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में होता है तो सबसे पहले कौन सा सेल रेस्पॉन्ड करेगा, तो वो सेल्स कौन से हैं, यही न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है ना, जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे और सबसे ज़्यादा हमारी ब्लड में ये प्रेजेंट होंगे, मीन्स सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट एबंडेंट होगा, ठीक है ना। और ये फेगोसाइट्स होंगे, ठीक। अगर हम इसके न्यूट्रोफिल्स को, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, मल्टी लोब्ड है, मीन्स इसमें बहुत सारे लोब्स हैं, एक से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट हैं, जिसलिए हम उनको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मीन्स पॉलीमॉर्फो जो न्यूक्लियस है उसके क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स है या बहुत सारे मॉर्फोलॉजी है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है ना। नाउ अगर हम इन न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो हमने जैसे अभी कहा कि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स, जो ये येलो कलर के हैं वो क्या है, दीज आर द ग्रेन्यूल्स। और इन ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, इट कंटेन्स डिफरेंट एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो ग्रेन्यूल्स है वो नियरली कितना होता है, 200 to 250 पर सेल, 200 से 250 तक होते हैं। और उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं मेनली क्या होता है, माइलोपेरोक्सिडेज या डिफेंसिन या सीरीन प्रोटीएज, दीज आर द एंजाइम्स जो इन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और यही एंजाइम्स जो अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करती है, ठीक है ना, तो ये उसको इंटरनलाइज करेगी अपने फेगोसाइटिस प्रॉपर्टी से, फिर उसके बाद अपनी ग्रेन्यूल से क्या करेंगे, ये एंजाइम्स जो है उनको रिलीज़ करेगी और जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करके एलिमिनेट कर देंगी, ठीक है ना। तो ये हुआ न्यूट्रोफिल। नाउ नेक्स्ट इज़ द इओसिनोफिल, ठीक है ना। इओसिनोफिल की अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ देखो, ठीक है ना, ये 2 लोब्ड न्यूक्लियस है, और जो पिछला था वो मल्टी लोब्ड था, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस को गोगल न्यूक्लियस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दे मेक अप अबाउट 1 to 3%। अब ये बहुत कम होते हैं, अगर कंपैरेटिवली अगर न्यूट्रोफिल के देखें, ये बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी में, नियरली 1 to 3% ही प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है ना। अब इनके क्या फंक्शन है, ये फाइट करेगी जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना, बॉडी में मल्टी सेलुलर जो पैरासाइट, मेनली जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट जो है और कुछ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट में क्या करेगी, इओसिनोफिल फाइट करेगी, ठीक है ना। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एलर्जीज, अगर लाइक अस्थमा, जैसे बॉडी में हम जब एलर्जी होते हैं, ठीक है ना, कोई भी एलर्जी, बहुत सारे एलर्जी के लिए ये इओसिनोफिल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इओसिनोफिल किस डाई से ये स्टेन होते हैं, ठीक है ना, ये स्टेन होते हैं किससे, मेनली द एसिडिक डाई से, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे इनको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। नाउ अगर बेसोफिल्स की बात करें, नेक्स्ट बेसोफिल्स, ये स्टेन होते हैं दोनों बहुत एसिडिक और बेसिक डाई से, ठीक है ना। ये लीस्ट कॉमन ऑफ ऑल द डब्ल्यूबीसीज। अब सबसे कम कौन सा ब्लड सेल है, ठीक है ना, सबसे कम नंबर में कौन से ग्रैन्युलोसाइट प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, अगर डब्ल्यूबीसी में अगर क्वेश्चन है तो ये कौन सा है, बेसोफिल, ठीक है ना। बेसोफिल इज़ द लीस्ट कॉमन, ठीक है ना, और इसकी परसेंटेज इट इज़ नियरली 0.5 to 1% ऑफ ऑल द डब्ल्यूबीसी। ये सिर्फ नियरली 1% है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है ना। और अगर इनकी रोल देखें तो ये किस में इनका क्या रोल रहता है, इनका पैरासिटिक इन्फेक्शन के साथ में फाइट करते हैं, ठीक है ना। और दे हैव ऑल्सो रोल इन ब्लड क्लॉटिंग में भी इनका क्या है, रोल है, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट, जैसे कहीं बॉडी पे कट लगती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करती हैं, ठीक, जो हमारे ब्लड कुछ टाइम के बाद ब्लड रुक जाती है, ठीक है ना, ब्लड क्या हो जाती है, क्लॉट हो जाती है, तो उसमें किसका रोल होता है, बेसोफिल का रोल होता है। अब इसमें क्या होता है, ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, जो ग्रैन्यूल्स अब
सीधी सी बात है कि इसमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हो गए बीइंग ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो उस उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स हिपैरिन, हिपैरिन प्रेजेंट होते हैं। हिपैरिन क्या होता है? ये एंटी कोगुलेंट या ब्लड थिनर जिसे हम कहते हैं, एंटी कोगुलेंट होते हैं। और ये ब्लड क्लॉट, अगर बॉडी की किसी पार्ट में अगर ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है तो उसको उस ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को क्या करता है? होने से रोक देता है, ब्लड क्लॉट को रोकता है, जो हिपैरिन इन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसोफिल है किसमें? इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, जो एलर्जिक रिएक्शंस में इनकी क्या रोल रहती है, ठीक है ना। नाउ अब ये हुआ था ग्रेनुलोसाइट्स। अब इसके ग्रेनुलोसाइट्स को हम छोड़ के अब इसमें कौन से सेल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द मास्ट सेल, ठीक है ना। तो मास्ट सेल इज़ नॉट ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना, बट दीज आर द सेल्स। इनका क्या, इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म में रोल रहता है, ठीक है ना, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो रिजाइड इन कनेक्टिव टिश्यू में ये मास्ट सेल, ठीक है ना। अगर मास्ट सेल की बात करिए, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इनका रोल क्या रहता है? मेनली वोंड हीलिंग, ठीक है ना। कहीं बॉडी में कहीं कट लगे, ठीक है ना, कहीं कोई वोंड हो जाए तो उसकी हीलिंग में किसका रोल रहता है? दैट इज़ द मास्ट सेल, ठीक है ना, मास्ट सेल का रोल रहता है। और इसका दूसरा रोल क्या है? माइक्रोबियल डिफेंस, ठीक है ना, माइक्रोब से क्या करता है? डिफेंस, प्रोटेक्शन देते हैं। और इन्वॉल्व इन सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस। नाउ इनका क्या, इनका भी रोल किस में है? जो एलर्जिक रिएक्शंस है इनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। और इनके ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? हिस्टामाइन और हिपैरिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो हिपैरिन हुआ एंटीकोगुलेंट या ब्लड थिनर, और हिस्टामाइन जो होता है, दीज आर द प्रोटीन जो क्या करती हैं, जो WBC में क्या करती है, जो ब्लड कैपिलरीज में। हिस्टामाइन जो है इनका क्या काम होता है? जो ब्लड कैपिलरीज है हमारी, उसमें WBC की परमिएबिलिटी को, WBC की अवेलेबिलिटी को क्या करती है? परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी पैथोजन हो उनसे फाइट कर सके, ठीक है ना। तो मास्ट सेल में ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये किस में हेल्प करता है? जो इनेट इम्यूनिटी है हमारे बॉडी में और अडेप्टिव इम्यूनिटी है, इन दोनों को लिंक करता है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ एसोसिएट करके जो पैथोजेंस बॉडी में एंटर किए होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करते हैं। जो अडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी को लिंक करता है वो कौन सा सेल है? दैट इज़ द मास्ट सेल, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज़ द मोनोसाइट, ठीक है ना। मोनोसाइट या जिसको हम मैक्रोफेज भी कहते हैं, ठीक है ना। मोनोसाइट्स सर्कुलेट कहाँ पे करते हैं? ब्लड में करते हैं। और जब ब्लड से ये माइग्रेट कर जाती है कहाँ पे? टिश्यूज़ में। तो उस टाइम पे हम उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं, ठीक है ना। इनमें एक ही लोब आप देख सकते हो, ठीक। तो जो मैक्रोफेज होते हैं दीज आर द फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है ना। ये फेगोसाइट होते हैं, ठीक है ना, जो लार्ज ईटर्स होते हैं। ये कहाँ पे? मेनली टिश्यूज़ में ही प्रेजेंट होता है। और टिश्यूज़ में कोई पैथोजन एंटर करे तो वो उनको क्या कर जाती है? उनको ईट कर जाती है, ठीक है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। और ब्लड में अगर कोई एंटीजन एंटर करे तो मोनोसाइट जो है वो उसको क्या करेगी? उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी या एलिमिनेट कर देगी, ठीक है ना। सो ये मैक्रोफेज की बात करें, ये क्या है? इट्स ए फेगोसाइटिक सेल, ठीक है ना। फेगोसाइटिक मीन्स क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस करेगा, ठीक है ना। जो एंटीजन जो ग्रीन कलर का यहाँ दिखा है, दिस इज़ द एंटीजन। अगर जब ये एंटर करेगी, ठीक है ना, एंटीजन अगर यूँ ही टिश्यू में एंटर किया तो इसमें इस मैक्रोफेज पे जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये रिसेप्टर है, तो वो उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करेगी। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इसको क्या करेगी? इसका फेगोसाइटोसिस करेगी, मीन्स इसको इंटरनलाइज करेगी विद इन द सेल। जैसे इसको इंटरनलाइज किया तो ये एंटर करेगी। फिर उसके बाद इसमें जो फेगोसोम या लाइसोसोम है उनके थ्रू उनको क्या करेगी? एनगल्फ करके एंजाइम्स जो अपने मॉलिक्यूल्स में या जो अपने उसमें जो एंजाइम्स हो उनको क्या करेगी? रिलीज़ करेगी। और रिलीज़ करने के बाद इस एंटीजन को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है ना।
सो दिस वाज मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। अब ये हुआ। अब यहाँ पे आप देखें ये इमेज, ठीक है ना। यहाँ पे जब एंटीजन को इसने क्या किया, इंटरनलाइज किया, तो उसके बाद इसमें जो विद इन द सेल इंटरनलाइज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स ये प्रोड्यूस करेगी, जिससे ये क्या करेगी, इनको न्यूट्रलाइज कर देगी और एलिमिनेट कर देगी। ठीक, तो साइड बाय साइड अगर हम ये देखें तो मैक्रोफेज क्या करेगी, किसी किसी केस में क्या करेगी, जो एंटीजन जब एंटर करते हैं, ठीक है ना, अगर वो उनको इंटरनलाइज नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, सेकंड केस में ये क्या करेगा, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, जिसको हमको बोलते हैं कीमोकाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये कीमोकाइंस रिलीज़ करेगी। जब कीमोकाइंस रिलीज़ किया तो कीमोकाइन से क्या होगा, जो बाकी सेल्स है जैसे एनके सेल्स है, ठीक है ना, जो इओसिनोफिल है, ठीक है ना, उनको क्या करेंगे, उनको जो साइट ऑफ एक्शन है जहाँ पे पैथोजन एंटर किया है वहाँ पे इनको बुलाएगी और जो एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है, जो इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म कराएगी। सो दिस इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रोफेज। नाउ एक और सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिनका रोल क्या, इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म में रहता है, दैट इज़ द डेंड्राइटिक सेल। अब डेंड्राइटिक सेल की अगर हम बात करें, डेंड्राइट मीन्स क्या है, ब्रांचेस, तो इसकी स्ट्रक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेंड्राइटिक सेल्स को। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। इट्स अ टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है ना, ये क्या है, टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स को हम लैंगरहैंस सेल्स भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट पॉल लैंगरहैंस, ठीक है ना। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो ये किस तरह से काम करती है, ठीक, जैसे ये एंटीजन बॉडी में एंटर किया यहाँ पे, जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं तो ये आपका डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है ना। तो ये इसको एंटीजन को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको क्या करेगी, अपने जो एंटीबॉडीज़ या अपने जो कुछ केमिकल्स है उनको रिलीज़ कराएंगी। फिर उसको रिलीज़ कराने के बाद इसको क्या करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग वगैरह करा के इसको क्या करेंगे, इसको अपने सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। जब अपने सरफेस को इस पे प्रेजेंट किया तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसने प्रेजेंट किया एंटीजन को कहाँ पे, अपनी सरफेस पे। और फिर बाद में जो सेल है लाइक बी लिम्फोसाइट, वो उसको आइडेंटिफाई करेगी और इसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी एंटीजन को, या सेल को न्यूट्रलाइज करके किल कर देगी और इस एंटीजन को एलिमिनेट कर देगी बॉडी से, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट सेल इज़ द नेचुरल किलर सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनके सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रोब्स एंटर करती है उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। फिर क्या होते हैं, इनका रोल मेनली जो ट्यूमरस सेल, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जैसे सेल कोई ट्यूमरस बन जाते हैं, जैसे सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी के जो अपने बॉडी के सेल जब इन्फेक्ट हो जाए, जैसे ट्यूमर की केस में क्या हो जाता है, कोई एक सेल इन्फेक्ट होता है तो वो उसको क्या कर जाता है, बाकी जो सेल्स है उसके साथ में उनको भी इन्फेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी के जो खुद बॉडी की सेल्स होते हैं वो सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये नेचुरल किलर सेल जो होता है, ये उन सेल्स को जो डिफेक्टिव हुए हैं, वो सेल्स जो हमारे बॉडी के हैं, बॉडी के ही हैं और वो डिफेक्टिव हुए हैं, तो उनको क्या कर देती है, उनको किल कर देती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि हमने ट्यूमर सेल में आप देख सकते हैं। और जब आपकी जो वायरली इन्फेक्टेड कोई सेल हो, ठीक है ना, कोई भी वायरस जब एंटर किया हो तो जब वो सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, इंट्रा सेलुलर बन जाते हैं और सेल को ही इन्फेक्ट करते हैं, तो उस केस में जो नेचुरल किलर सेल हैं वो उन डिफेक्टिव सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, जो क्या थे, एग्रेनुलोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे लिम्फेटिक टिश्यू है या लिम्फ नोड्स या स्प्लीन, जो क्या है, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ठीक है ना, तो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इनकी नंबर का ये नियरली 15 to
40% इसका कंपोजिशन है ब्लड में, ठीक है ना। तो इनकी नंबर कब राइज होती है, जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो या ज़्यादा क्रॉनिक हो। जब इन्फेक्शन ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए तो उस टाइम पे इनके नंबर क्या हो जाती हैं, वो राइज हो जाते हैं। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो लिम्फोसाइट के मेनली टू टाइप्स है, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। नाउ बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या आप उसको बी सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बी सेल्स में क्या होता है, ये बी सेल जो है दिस आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड इन द बोन मेरो, ठीक है ना। ये बोन मेरो में ही इनकी प्रोडक्शन होता है और इनकी मैचुरेशन कहाँ पे होता है, बोन मेरो में ही ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये बी सेल्स का क्या रोल रहता है, ठीक, ये इनका मेन रोल क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, मतलब ये एंटीबॉडी फॉर्म करती है जिससे क्या करता है, एंटीजन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और किल कर देता है, ठीक। तो बी सेल्स का मेन क्या काम रहता है, इट प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है ना। मीन्स एंटीबॉडी को ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, और उसी के थ्रू हमारी बॉडी को क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन से, ठीक है ना। तो बी सेल्स में क्या हो जाता है, ठीक, यहाँ पे आप देखिए एक सिंपल सा वो दिया है मैंने। तो बी सेल्स जब यहाँ पे ये बी सेल्स है, ठीक है ना। तो बी सेल जब हमारे बॉडी में दिस इज़ जैसे कोई एंटीजन यहाँ से मान लो एंटर किया, ठीक है ना, बॉडी में जब एंटर किया तो बी सेल्स उनको क्या करेगी, आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद एंटीजन के साथ में जब इंटरेक्ट करेगी, ठीक है ना, जब वो इंटरेक्ट करेगी, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, बी सेल्स जब एंटीजन के साथ में इनका इंटरेक्शन हो जाता है, जब मिल जाता है एंटीजन के साथ में, तो ये बी सेल्स है वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, मतलब ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स में, दैट इज़ एक तो प्लाज्मा सेल है, दूसरा मेमोरी बी सेल है, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखें। इस चीज़ को मैं आपको बाद में अच्छे से भी समझा दूंगा। ये है ना जो बी सेल जब एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो ये प्रोलिफरेट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस में, प्लाज्मा सेल में और मेमोरी बी सेल में, ठीक है ना। अब इस प्लाज्मा बी सेल का क्या काम है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी उस एंटीजन के लिए, ठीक है ना। फिर ये एंटीबॉडीज़ जाके उस एंटीजन को क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। सो और जो नेक्स्ट है यहाँ पे मेमोरी बी सेल, अब डिफ्रेंशिएट होता है, एक तो प्लाज्मा सेल बनाया, दूसरा क्या बनाएगा, मेमोरी बी सेल। जब मेमोरी बी सेल बनाया तो क्या हुआ, ये मेमोरी बी सेल का क्या काम है, मेमोरी से आप याद रखें, ठीक है ना, मेमोरी से हमें नाम से पता चल रहा है कि ये सेल जो है, ये जो एंटीजन अभी हमारी बॉडी में एंटर किया था उसके खिलाफ एक मेमोरी बना के, मतलब उसके खिलाफ एक मेमोरी, मतलब एक मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी बनाता है, ठीक है ना, बॉडी में, ताकि जब ये एंटीजन सेकंड टाइम पे जब ये बॉडी में एंटर करेगी तो उस टाइम पे उस एंटीजन के ख़िलाफ़ हमारे बॉडी में ऑलरेडी इसका क्या होगा, मेमोरी सेल बना होगा। और जब ये सेकंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो ये यहाँ पे जब एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और रैपिडली होगी, और वहाँ उस टाइम पे इन्फेक्शन या डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बी सेल है जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल बनाते हैं, ठीक है ना। नाउ अब सेकंड टाइप है दैट इज़ टी सेल। टी सेल क्या है, टी सेल इज़ प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो एंड सम लिम्फेटिक टिश्यूज़। हाँ ये चीज़ आप याद रखो, बट मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। टी सेल की प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बोन मेरो में ही होता है, ठीक, बट मैचुरेशन कहाँ पे होती है, फिर ये वहाँ से ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो बी सेल था वो हमें क्या दे रहा था, ये हमें दे रहा था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, लेकिन जो टी सेल है वो हमें क्या देता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मीन्स ये क्या, जो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी थ्रू सेल ही करेगी, और ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं जब टी सेल किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये
किस किस सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जब ये टी सेल किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये टी सेल प्रोलिफरेट करते हैं, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट होते हैं किन सेल में। तो पहले सबसे पहले साइटोटॉक्सिक सेल, मेमोरी सेल, हेल्पर सेल एंड सप्रेसर सेल। जो साइटोटॉक्सिक सेल है ये क्या है, ये क्या करेगी, इट बाइंड टू द एंटीजन। जो साइटोटॉक्सिक सेल है जो एंटीजन बॉडी में एंटर किया था उसके साथ बाइंड करेगी उस एंटीजन के साथ में और उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है ना। और मेमोरी टी सेल क्या करेगी, ठीक है ना, मेमोरी टी सेल जो है वो ये एज ए मेमोरी फॉर्म करेगी उस एंटीजन के ख़िलाफ़ जो बॉडी में एंटर किया और उसको क्या करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी फॉर द नेक्स्ट इंटरफेरेंस। जब नेक्स्ट टाइम जब ये एंटीजन फिर से एंटर करेगी हमारी बॉडी में तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल्स ऑलरेडी, हमारी मेमोरी टी सेल्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी बने होंगे, तो जो रिस्पॉन्स होगा वो रैपिड होगा और हाई अमाउंट में होगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज दैट हेल्पर टी सेल। अब जो हेल्पर टी सेल है वो क्या करते हैं, जब हेल्पर टी सेल फॉर्म होते हैं तो ये इनका काम रहता है, ये साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं तो सपोर्ट किसको करते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल्स है ना, जो बी सेल्स थे, बी लिम्फोसाइट्स, तो ये हेल्पर सेल्स हेल्प करते हैं किनको, टी और बी और टी लिम्फोसाइट्स को, बी सेल्स को और टी सेल्स को बाय रिलीजिंग साइटोकिन्स, ठीक है ना, साइटोकिन्स रिलीज करके। अब एक और सेल में ये डिफ्रेंशिएट होती है, दैट इज़ द सप्रेसर टी सेल। ये इनका क्या काम है, सप्रेस करते हैं किसको, जो इम्यून रिस्पॉन्स जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर किया तो जो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, इम्यून रिस्पॉन्स होने के बाद जब ये एंटीजन, जब ये थ्रेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, जब कंट्रोल कर लेती है उस एंटीजन पे हमारी बॉडी, तो ये सप्रेसर टी सेल क्या करेगी, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ऑफ कर देगी, ठीक है ना, सप्रेस कर देगी, ठीक। तो ये हुआ सप्रेसर टी सेल। तो नेक्स्ट वाज क्या, अब जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज़ स्पेसिफिक डिफेंस। अब स्पेसिफिक डिफेंस हुआ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी बॉडी के, और इसमें क्या रहता है, मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी हमने देखा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है, दीज आर द टी सेल्स जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो तो स्पेसिफिक डिफेंस में अगर हम बात करें तो किसका रोल रहता है, मेनली जो रोल रहता है वो किसका, वो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द टी सेल्स, ठीक है ना। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्पेसिफिक डिफेंस में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्युलर इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ अब ये स्पेसिफिक डिफेंस किसके लिए होता है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर द इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस। जो सेल्स इंट्रासेलुलर, जो पैथोजेंस इंट्रासेलुलर है, मतलब ट्यूमर की केस में या वायरस जब एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एड्स की हम बात करें तो उसमें भी क्या होता है, जो वायरस होता है, मेनली जो वायरस होता है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है और वो इंट्रासेलुलर बन जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक डिफेंस होता है मेनली किसके लिए, उन इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के लिए, ठीक है ना। और with the infected cell presenting pathogenic antigens on the cell surface, ठीक है ना। तो उनके लिए जो स्पेसिफिक डिफेंस होता है वो उन्हीं के लिए ही होती है। सो द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, अब ये इंट्रासेलुलर कैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से नहीं मर जाते हैं और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म को सरवाइव करके कहाँ पे पहुँच जाते हैं, सेल्स और ब्लड और सेल्स या टिश्यूज़ में जब पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हमारे बॉडी में एंटर किया तो उस टाइम पे ये जो स्पेसिफिक डिफेंस है यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें किसका रोल रहेगा, मेनली द टी सेल्स, और वो स्पेसिफिकली जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है या पैथोजेंस है इनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो इसमें क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ इसमें प्रोडक्ट होगी। अगर स्पेसिफिक डिफेंस की बात करें तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक। और स्पेसिफिक डिफेंस से अगर हम फीचर को देखें तो इसमें मेनली दो फीचर है, दैट इज़ स्पेसिफिसिटी। जो एंटीबॉडीज़
स्पेसिफिक डिफेंस में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है, और वो फंक्शन करता है सिर्फ उस एंटीजन के ही खिलाफ जिसके खिलाफ ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन स्पेसिफिक डिफेंस में, ठीक है ना, जहाँ पे एंटीबॉडी क्या हुआ, जो प्रोड्यूस हुए किसी भी, जैसे अभी यहाँ पे ए एंटीजन हमारे बॉडी में मान लो एंटर किया, ठीक है ना, जब ए एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया और उस टाइम पे ए एंटीबॉडी बना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ए एंटीबॉडी बना हमारी बॉडी में, ठीक। तो ये ए एंटीबॉडी सिर्फ किसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन देगी, ए एंटीजन के ख़िलाफ़ ही देगी। अगर अगर फिर उसके बाद अगर बी एंटीजन साथ में, बी एंटीजन भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो जो ए एंटीजन हमारी, जो ए एंटीबॉडी हमारी बॉडी में फॉर्म हुआ है या बना हुआ है किसके अगेंस्ट, ए एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये जब बी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। मींस ये स्पेसिफिकली जब ए एंटीजन एंटर किया तो उसी के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन जब बी एंटीजन एंटर किया तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। मींस दिस एंटीबॉडीज़ वो बिल्कुल स्पेसिफिक रहता है टू स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है ना, और उन्हीं स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही ये क्या करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी। सो दिस स्पेसिफिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक। नेक्स्टली इसमें जो मेमोरी फॉर्म होती है, मीन्स लिम्फोसाइट्स, इसमें क्या होती है, जो किसी भी कोई भी एंटीजन एंटर किया बॉडी में तो उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनेगी, एक मेमोरी बन के रहेगी हमारी इम्यून सिस्टम में। तो जो ये लिम्फोसाइट्स है दे आर प्रोग्राम टू रिकॉल देयर फर्स्ट इनकाउंटर। मीन्स जब भी कोई एंटीजन एंटर किया बॉडी में तो उसके खिलाफ क्या बन के रहेगी, उस एंटीजन के खिलाफ बॉडी में उसकी मेमोरी सेल्स बन के रहेंगे, और वो जब सेकंड एनकाउंटर हो, जब सेकंड टाइम ये एंटीजन बॉडी में एंटर करे तो उस टाइम पे जो मेमोरी सेल है वो वहाँ पे क्या करेगी, उस चीज़ को उसको रिकग्नाइज़ करेगी, और उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स होगा वो हाईली रैपिड होगा और जल्दी से और इन ए लार्ज अमाउंट में ये रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक। तो दिस वाज द स्पेसिफिक डिफेंस, जो क्या था, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, और इसमें मेनली क्या आता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीन्स दैट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द टी सेल्स, ठीक है ना। तो जो बी सेल्स और ये टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो बी सेल्स हैं, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, आई अटैक द इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल। जो कोई भी एंटीजन जैसे ब्लड में एंटर किया, इंट्रा सेलुलर नहीं बना हो, ठीक है ना, तो जो ब्लड में हो, ठीक है ना, आउटसाइड द सेल हो, तो ये बी सेल उनको ही, उन एंटीजन्स को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करके किल कर देगी। हाउ एवर अगर कोई एंटीजन क्या हो, इन्वेड कर चुका हमारे सेल के अंदर और इंट्रा सेलुलर बना हो, तो उस टाइम पे ये टी सेल क्या करेगी, उस इंट्रा सेलुलर पैथोजन को किल कर देगी, ठीक है ना। तो टी सेल्स क्या बोल रहे हैं, आई अटैक द इन्वेडर्स इनसाइड द सेल, ठीक है ना, इनसाइड द सेल जो इन्वेडर्स है उसको किल करते हैं, और बी सेल आई अटैक द इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल, जो इन्वेडर्स या पैथोजेंस आउटसाइड द सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। सो दिस वाज द स्पेसिफिक डिफेंस। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको जो बेसिक्स हैं एंटीबॉडीज़ के, वो मैं आपको राइटिंग फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ या एंटीजन्स है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको स्लाइड की जगह राइटिंग में आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।